नमस्कार एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। हमने जब ये सीरीज स्टार्ट करी थी तो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का एक ब्रीफ डिस्कशन करा था, क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती हैं, इनका इनिशिएशन कब हुआ, क्या क्या इनके मेजर फंक्शंस हैं। ये जो हमारी पूरी की पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज है, ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट होलिस्टिक कोर्स होगा, जहाँ पे ना ही हम सिर्फ यूएन और उसके ऑर्गन्स, उसके फंड्स, प्रोग्राम्स, इनका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम साथ ही में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, आईएमएफ के बारे में, कौन से इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं रीजन वाइज, मतलब एशिया स्पेसिफिक हो गए, जितने भी हमारे डेवलप्ड नेशन स्पेसिफिक हैं, या लेट्स से इंडो पैसिफिक रीजन स्पेसिफिक हो गए, उन सब पे भी हम फोकस करेंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं इस सीरीज में। जो पहला सेशन कराया था उसमें हमने यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स, मतलब जो यूनाइटेड नेशन के 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री, इसका डिस्कशन करा कि भाई संयुक्त राष्ट्र है क्या, ये फॉर्म कहाँ से हुआ, इसकी पूरी कहानी क्या है, उसका डिस्कशन करा। आज के क्लास में हमारा फोकस होगा यूनाइटेड नेशन के इंपॉर्टेंट एजेंसीज पे, जिसमें हम कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स और फंड्स का डिस्कशन करेंगे। अब यूनाइटेड नेशन के जितने भी एफिलिएटेड प्रोग्राम्स हैं, फंड्स हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, एक दो तो है नहीं, क्योंकि देयर इज अ होल बिग ग्रुप ऑफ ऑल दोस। उसका हम एक एक करके एक क्लास में 4 से 5 का डिस्कशन करेंगे, और उसी के साथ साथ आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास, जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं 2015-16 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, रादर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे 4 चीजों का। द फर्स्ट बॉडी दैट वी विल डिस्कस विल बी यूनिसेफ, फॉलोड बाय यूएनएफपीए, यूएनडीपी एंड यूएनईपी। ये चारों क्या हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका इंपॉर्टेंस, इनका फॉर्मेशन, इनका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या क्या है, आइए जानते हैं। यूनिसेफ की अगर हम बात करें, और बिफोर कमिंग टू यूनिसेफ, ये जो संयुक्त राष्ट्र है, जिसको हम यूएन सिस्टम या यूएन फैमिली भी बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम द 6 ऑर्गन्स, 6 ऑर्गन जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे एफिलिएटेड प्रोग्राम्स, फंड्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, जिनका अपना मेंबरशिप होता है, लीडरशिप इनका अलग होता है, और इनका बजटरी रिसोर्सेज सब कुछ अलग होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इनमें कौन से मेंबर स्टेट्स पार्ट हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है इनका, वो जानते हैं। अब अगर हम बात करेंगे एक बहुत पहले से बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की, हम डिस्कस करेंगे यूनिसेफ के बारे में, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसको हम ओरिजिनली यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी बोलते थे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ। ये यूनिसेफ क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहानी कहां से शुरू हुई, आइए देखते हैं। यूनिसेफ की अगर हम बात करेंगे तो ये 1946 में इसकी संगठना हुई एज पर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये जो जनरल असेंबली है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये एक मेजर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और इसका प्रमाण क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यूनिसेफ की अगर हम बात करें, यूनिसेफ का काम होता है इमरजेंसी फूड को प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना बच्चों को, और इंश्योर करना कि जितने भी मदर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के द्वारा डेवस्टेटेड कंट्रीज का हिस्सा थे, उनको हम मदद, उनको हम खाना कैसे पहुंचा सकते हैं। 1950 में, बिफोर कमिंग टू 1953 एक वो ऐसा साल था जहां पे यूनिसेफ के मैंडेट को एक्सटेंड करा गया, और ये बोला गया कि हम सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 से जितनी भी प्रताड़ित कंट्रीज हैं, उन्हीं में वहां पे माओ को और बच्चों को खाना और हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम रादर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां तक इसका दायरा बढ़ाएंगे। सो 1950 मार्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज को अपने विंग्स के अंडर ले लिया। 1953 साल जैसे ही आया, वहां पे इस चीज को बोला गया कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम या यूनाइटेड नेशन की जो फैमिली है, इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट और परमानेंट हिस्सा बन जाएगा यूनिसेफ। अब धीरे धीरे यूनिसेफ ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम स्टार्ट करा, और यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आते हैं 36 मेंबर्स। ठीक है, ये जो 36 मेंबर्स हैं, ये अलग अलग पॉलिसीज को एस्टैब्लिश करते हैं, ये अप्रूव करते हैं प्रोग्राम्स को, जितना भी यूनिसेफ का एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर काम करते हैं, और इसके जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्ट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन का जो इकोसॉक था, एक और ऑर्गन याद कीजिए, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल,
वो यूजुअली 3 साल के टर्म के लिए इनको इलेक्ट करता है। अब यूनिसेफ का काम कैसे, पैसा कहाँ से आता है, फंडिंग कैसे आती है, तो मेजरली जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन सरकारों से या प्राइवेट डोनर से मिलते हैं, यूनिसेफ उनके थ्रू ही फंक्शन करता है। यूनिसेफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ पे लाई करता है, तो यूनिसेफ का जो सप्लाई डिवीजन, अब 2-3 चीजें हमारे लिए जो समझने की है। यूनिसेफ का सप्लाई डिवीजन बेस्ड है कोपेनहेगन, डेनमार्क में, ठीक है। तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इनको दुनिया भर में जहाँ पे भी खाना, राशन, पानी, मेडिसिन वगैरह जो भी हेल्थ केयर या इमरजेंसी फूड से रिलेटेड सामान भेजना पड़ता है, वो सब कुछ जाता है कोपेनहेगन से। एंड अलोंग विद दैट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोई भी वैक्सीन हो गई, कोई भी एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन हो गई बच्चों के लिए, माओ के लिए जो HIV से सफर कर रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो गए, कोई भी इमरजेंसी शेल्टर्स हो गए, फैमिली रीयूनिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हो गए, एजुकेशनल सप्लाईज हो गई, वो सारी की सारी कहानी कोपेनहेगन में जहाँ पे इनका सप्लाई सेंटर है वहां से पूरी दुनिया में दी जाती है। इसके अलावा यूनिसेफ किन किन एरियाज में काम करता है, यूनिसेफ ने चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अच्छा, एक चीज और, जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आते हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे एट द एंड ऑफ द सीरीज, प्रॉपर 2-3 क्लासेस के थ्रू, कि भाई इंडिया का रैंक क्या है इस पर्टिकुलर सीरीज में और ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट डिवीजन या कौन सा इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन रिपोर्ट्स को लेकर आता है। तो यूनिसेफ के 2 इंपॉर्टेंट रीसेंट इनिशिएटिव्स थे, एक था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और दूसरा था ग्रेट, जिसको हम बोलते हैं द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टेड टेक्नोलॉजी। इन दोनों को जो हम बोलते हैं पब्लिकेशन आता है या इनिशिएटिव या काम के तौर पर जो मेजर फोकल पॉइंट है, दैट इज ऑफ यूनिसेफ। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष पर, विच इज द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ओके, ये जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ये यूनाइटेड नेशन का सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है, जिसका नाम था पहले यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। अब नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, शॉर्टन कर दिया गया है। काम कैसे करता है यूएनएफपी, किसके अंडर आता है, तो एज वी सॉ बिफोर आल्सो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस करता है। इकोसॉक जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, वो इसके मैंडेट को एस्टैब्लिश करता है और ये डायरेक्टली टैकल करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जिसमें हमारा सस्टेनेबल गोल नंबर 3 यानी हेल्थ पे, एजुकेशन एसडीजी 4 और जेंडर इक्वालिटी एसडीजी 5, इन 3 गोल्स पे महत्वपूर्ण या महत्व दिया जाता है। इसका जो अगर आप मिशन की बात करो कि भाई यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है काम कैसे करेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड या जो मिशन है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, वो है कि किस तरीके से they want to deliver a world where every pregnancy is wanted, मतलब every child birth is safe। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई unwanted pregnancy है। ये फोकस करना चाहते हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां पे भी बच्चा पैदा हो रहा है वो सेफ है, चाइल्ड बर्थ भी सेफ है, द मदर एंड द बेबी बोथ आर सेफ। जहां पे कोई भी यंग पर्सन अगर पैदा हो रहा है तो वो अपना पोटेंशियल फुलफिल कर पाए। इसी के तहत 2018 में यूएनएफपीए ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करे थे, जहां पे दे वांटेड कि किस तरीके से जो भी अनमेट फैमिली प्लानिंग गोल्स हैं उसको हम कैसे एंड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ को कम कर सकते हैं। तो जो भी मैटरनल डेथ हो रही है, इसका मेजर काम क्या होता है कि भाई बच्चे को जन्म देते टाइम अगर किसी माँ की डेथ हो जाती है, उस परसेंटेज को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कि लोगों को जो हमेशा एक कहते हैं एक सन मेटा प्रेफरेंस है, बेटे की चाह होती है, या जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती हैं अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। कोई भी जो फैमिली प्लानिंग की नीड है उसके बारे में हम लोगों को कैसे बता सकते हैं, उनको कैसे समझा सकते हैं कि क्यों फैमिली प्लानिंग एक इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और वो क्यों करना चाहिए। तो जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आता है, वो पर्टिकुलर रिपोर्ट ये प्रोग्राम या ये आप ग्रुप बोल सकते हो, ये पब्लिश करता है। आगे की कहानी में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एंड ये यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है। जो डेवलपमेंट हम अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट नेटवर्क आता है यूएनडीपी के अंडर। इसके क्या क्या मेजर प्रोविजंस हैं वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यूएनडीपी की अगर हम बात करें, इसकी संरचना हुई थी 1965 में,
जहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन फिर से आ गया था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसके तहत इसको बनाया गया। ये क्या काम करता है, एक्सपर्ट एडवाइस देगा, ट्रेनिंग देगा, सपोर्ट ग्रांट करेगा हर डेवलपिंग कंट्री को, ताकि हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को एक प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना सस्टेनेबल तरीके से, इंक्लूसिव या होलिस्टिक तरीके से ग्रोथ को हासिल भी कर पाएं और इनको डेवलप भी कर पाएं। तो यहाँ पे जो इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें 36 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो कि एक रोटेशनल बेसिस पे इलेक्ट किए जाते हैं। फंड जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है फ्रॉम द मेंबर नेशंस देमसेल्फ। अब अगर हम कभी भी यूएनडीपी की बात कर रहे हैं, यूएनडीपी का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू द सस्टेनेबल गोल्स। जो भी हमारे एसडीजीज हैं, हम जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, द यूनाइटेड नेशन एसडीजी वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही आते हैं, जहां पे 165 कंट्रीज, 40 यूएन फंड्स, प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड एजेंसी एक साथ कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं ताकि वर्ष 2030, ताकि टिल द ईयर 2030 we can have this sustainable development for the least developed and the developing countries। अब यूएनडीपी का अगर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन भी देखना चाहें, वो है आपका यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है एचडीआई, कि भाई एजुकेशन पे, सोशल वेलफेयर के जो प्रोविजंस है उस पे किस तरीके से काम हो रहा है। इसके अलावा एक छोटा सा क्विक ग्लिम्स हम डालेंगे ऑन द स्टोरी कि भाई किस तरीके से ये जो यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, जहां पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल गोल्स, ये क्या क्या है, यूएन एसडीजी क्यों एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका अगर हम कभी भी बात करते हैं क्या इन 17 पार्ट्स में या इन 17 गोल्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट एक्शंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लान्स आते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहानी को अगर हम स्टार्ट करें, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, हमारे पास यूनाइटेड नेशन का जो सबसे प्रोमिनेंट पहला गोल आता है, गोल नंबर 1, दैट इज नो पॉवर्टी। तो पहले गोल में हमको पॉवर्टी को हटाना है इन एवरी फॉर्म, इन एनी एंड एवरी फॉर्म रादर जो हम जानते हैं। तो हम पहले गोल में फोकस करेंगे ऑन नो पॉवर्टी। हम चाहते हैं ओवर ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, हम सपोर्ट करना चाहते हैं उन लोगों को जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है खाने की, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने की। सेकेंड गोल हमारे पास आता है जीरो हंगर, कि कोई भी भूखा पेट ना सोए। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी के साथ साथ क्वालिटी, हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाना प्रोड्यूस तो कर रहे हैं पर वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। तो इसीलिए हम इंश्योर करना चाहते हैं कि क्वालिटी न्यूट्रिशियस मील्स के साथ साथ एक फेयर और सस्टेनेबल फूड सिस्टम हम प्रोवाइड कर पाए लोगों को। तीसरा हमारे पास आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हम किस तरीके से अच्छी हेल्थ और वेलबींग पे फोकस करना चाहते हैं, जहां पे जो भी इल हेल्थ है हम किस तरीके से लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उनका कुछ भी ऐसा एक्सपोजर ना हो टू एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड, टू एनी काइंड ऑफ केमिकल फूड। चौथा जो एसडीजी है, द फोर्थ इंपॉर्टेंट गोल इज द क्वालिटी एजुकेशन, जहां हम चाहते हैं हर कोई पढ़े, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना हो, रादर बेटा पढ़ाओ भी होना चाहिए, जहां पे हम सपोर्ट करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं एजुकेशन को, सस्टेनेबल फूड को, फार्मिंग को, अलग अलग तरीके को। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड ही नहीं हो तो आपको एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ही नहीं मिल सकता। आपको कहते हैं ना एक अच्छी लाइफ जीने का जो एक तरीका है या साधन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल इज गोल नंबर 5 विच इज जेंडर इक्वालिटी। 3, 4, 5 हमने देखा था कि पिछले भी प्रोग्राम्स जो है वो इनको किस तरीके से फुलफिल करते हैं। जेंडर इक्वालिटी में हम ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर आए जहां पे एनकरेज कर रहे हैं हम आदमी और औरत एक साथ, रादर ऑल द 3 genders are working together। Sixth goal, that is clean water and sanitation. We know the importance of this through the स्वच्छ भारत अभियान also। हम चाहते हैं हर तरीके में हमारे पास साफ पानी हो पीने के लिए, क्लीन सैनिटेशन सर्विसेज हो हमारे पास, और इसी के साथ साथ हम वाटर कंटामिनेशन को कैसे रोक सकते हैं, हम गंदा पानी जो है, जो भी रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ है, केमिकल वाला पानी, उसको कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल हमारे पास आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्योंकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज को ज्यादा यूज करना चाहते हैं। हाँ, यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि लोगों को हम बता पाए कि भैया एनर्जी को सेव करो, रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, मिनरल ऑयल पे, कोल पे, पेट्रोलियम पे, इस पे जो भी डिपेंडेंस है उसको कम करो।
आठवां जो गोल है दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप काम ही ढंग से नहीं करेंगे, इफ देयर इज नॉट अ प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर यू, तो आप वैसे ही ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही जरूरी है फॉर नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पे हम लोकल जॉब्स को, लोकल प्रैक्टिसेस को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। नाइन्थ गोल आता है आपका 3 आईज का, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा लेकर आ सकते हैं। मेक इन इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं दैट इवन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप हो रहा है, गुड के प्रोक्योरमेंट से लेके फाइनल गुड के शिपमेंट तक कोई भी रुकावट नहीं आ रही, और हम इनोवेटिव आइडियाज लेकर आना चाहते हैं इन वेरियस फील्ड्स, भले ही वो फिर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड हो। 10th एसडीजी इज रिड्यूस इनइक्वालिटी। हम इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं। ये जिस इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग अपॉन सोशल इनइक्वालिटी, जहां पे भाई हर किसी को अच्छे खाने का अधिकार है, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है, साफ हवा, साफ पानी, अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट का अधिकार है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जहां पे हम चाहते हैं कि जितने भी हम सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, वहां पे हम एक सस्टेनेबल सिटी को बना रहे हैं। इन व्हाट फॉर्म अ सस्टेनेबल सिटी, कि द सिटीज आर इको फ्रेंडली, द सिटीज आर स्मार्ट, द सिटीज आर लेस पोल्यूटेड, जहां पे लोगों के हेल्थ को लेके ज्यादा फोकस किया जाता है। The 12th SDG that we have is जहाँ पे हम फोकस करते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पे और प्रोडक्शन पे। हम फोकस करना चाहते हैं कि हम खाना वेस्ट नहीं कर रहे, हम फोकस करना चाहते हैं जहाँ पे भी हम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिसाइकलिंग, हम बात करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रीयूज। हम फोकस करना चाहते हैं कि भाई अगर कोई भी चीज आपने बनाई है, उसका मैक्सिमम यूटिलिटी कितना है और आप उसको कब तक किस तरीके से यूज कर सकते हो। देन हमारे पास आता है क्लाइमेट एक्शन, जहां पे हिंदुस्तान बहुत प्रोमिनेंटली इस गोल के लिए काम कर रहा है। क्लाइमेट एक्शन के तहत हम लेकर आए हैं जहां पे हमने सोचा है कि हम जीरो जो जीरो नेट एमिशन है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हम रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को, रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है SDG 14 विच इज लाइफ अंडर वाटर, SDG 15 विच इज लाइफ ऑन लैंड। दैट मीन्स इन दोनों का एक क्लब अगर आप देखो, लाइफ दैट वी नो ऑफ, भले वो लैंड पे हुई, अंडर वाटर हो, सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं, लाइफ ऑफ एनी स्पीशीज हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम फॉरेस्ट्री को, वाइल्ड लाइफ को, हेल्दी सॉइल को, क्लीन या जो हम बोलते हैं ना एक सस्टेनेबल मॉडल एक्वाकल्चर का कैसे लेकर आ सकते हैं, उस पर फोकस करेंगे। गोल नंबर 16 है जहां पे हम पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को लेकर आना चाहते हैं, जहां पे हम कोशिश करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस के जो भी प्रोमिनेंट प्रोविजंस हैं वो सब लोगों को मिल रहे हैं। जस्टिस के लिए हम चाहते हैं कि जो एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड है दैट इज देयर फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रीजन, डेवलप्ड नेशन से बिलोंग करते हो, डेवलपिंग नेशन से बिलोंग करते हो, ये जो भी बैरियर्स आते हैं ये नहीं होने चाहिए। एंड फाइनली द लास्ट गोल, जहां पे हम पार्टनरशिप को लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी एक कंट्री अकेले इस चीज को नहीं हासिल कर सकती, तो आपस में ये सारे के सारे देश कैसे काम कर सकते हैं, आपस में इन सारे देशों का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उस वजह से हमने 17th गोल को पार्टनरशिप गोल रखा हुआ है कि बाकी के 16 गोल्स अचीव करने के लिए आप मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स बना लीजिए, आप यूएन के अलग अलग ऑर्गन्स के अंडर काम कर लीजिए, बट इंश्योर कीजिए दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मूविंग टू द नेक्स्ट बॉडी जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये क्या है, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट इट। तो नाम से ही पता लग रहा है ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो कि ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा को सेट करती है, कोहेरेंट इंप्लीमेंटेशन को प्रमोट करती है, इंश्योर करती है कि यूनाइटेड नेशन इकोसिस्टम के विद इन ही हम कैसे क्लाइमेट एक्शन के लिए काम कर सकते हैं और हम किस किस प्रोमिनेंट प्रोविजन पे काम करते हैं। इसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है 1972 से, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, जिसका नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेके कि भाई क्या असर हो रहा है एनवायरनमेंट पे हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और जो हमारा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने आपस में मिलकर IPCC,
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसको सेटअप करा 1988 में, और ये बोला कि हम जो जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसको असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट साइंसेस, जहां पे ये अलग अलग कन्वेंशन को होस्ट करते हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स नाइरोबी केन्या में है। एंड वेदर इट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट पोल्यूटेंट्स, वेदर इट इज द रॉटरडैम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन, वियन कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज एटसेट्रा, और ये मैं सारे आपको बताने वाली हूँ ओवर अ सीरीज, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इन सब के बारे में इट इज दिस वेरी ग्रुप या वेरी प्रोग्राम जो काम करता है। इसके अलावा इनका मेजर जो कैंपेन रहा है वो रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, द वाइल्ड फॉर लाइफ, बेस्ट बीट पोल्यूशन यूएन 75, और जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस आते हैं दैट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, द अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट एटसेट्रा। यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट असेंबली है वो इस यूएनईपी का गवर्निंग एजेंसी है, जहां पे ये बाइएनियली मिलते हैं, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट मतलब 2 साल में एक बार मिलते हैं, और ये प्रायोरिटी सेट करते हैं हर ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसी के लिए, काम करते हैं कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो Rio+20 है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। पहला पार्ट क्या, दैट दिस इज द हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन एनवायरनमेंट। So this was the whole set for this particular class from my end, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई एम होपिंग कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली देंगे। ये 2015 में पूछा गया था सवाल प्रीलिम्स में कि Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो कई दफा हम न्यूज में सुनते हैं क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आई होप टू सी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट्स बिलो। तो सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से पूरा सेशन सुनिए और आप आराम से इसको मार्क कर सकते हैं। इस क्लास के लिए मेरे एंड से इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अन अकेडमी। Thank you so much. Let's crack it.